बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कोई आपको मालूम है कि आज हमारे मेहमान हैं शफकत खटाना साहब, एडवोकेट। शफकत साहब स्वीडन में स्टॉकहोम में काउंसलर भी हैं और इसके अलावा वहाँ की सोशल डेमोक्रेट पार्टी से इनका तल्लक भी है। तो जो स्वीडन के कवानीन हैं उनके वो माहिर हैं, उनकी पैदाइश भी उधर ही हुई है, उन्होंने एजुकेशन भी स्वीडन में ही हासिल की है। तो इस हवाले से वो वहाँ के कल्चर को भी समझते हैं, वहाँ के कवानीन को भी समझते हैं। आज जज्बा में हमने उनको इनवाइट किया है कि हमारे नाजरीन भी जान सकें कि स्वीडन के इमिग्रेशन कवानीन क्या है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो अब तब्दीलियां आई हैं उनका स्वीडन माशरे पर क्या इम्पेक्ट हुआ है। तो शौकत खटाना साहब, पहले मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको जज्बा न्यूज़ में वेलकम भी कहता हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि वहाँ के निज़ाम तालीम के बारे में हमें बताएं। बड़ी तारीफ सुनी है कि स्वीडन का निज़ाम तालीम यूरोप के दीगर ममालिक से अच्छा है। वो किस तरह मुख्तलिफ है दीगर ममालिक से? देखें, ये कुछ कंट्रीज हैं दुनिया की जिनमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप उसमें है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और कनाडा। ये दुनिया की 4-5 कंट्रीज हैं, 4-5 कंट्रीज हैं जिनका सिस्टम जो है एजुकेशन वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक टॉप लेवल पर है। सबसे ज़्यादा आई थिंक बेस्ट जो है वो फिनलैंड का है। फिनलैंड की मैं आपको मिसाल दूं कि फिनलैंड के जो टीचर का प्रोफेशन है वो बहुत उसको ना आला समझा जाता है। और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो आम पेशे से ज्यादा है। यानी कि उन्होंने उस प्रोफेशन को बहुत ज्यादा उम्मीद, क्या कहते हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखी हुई है। सेम थिंग इन 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 अदर पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन। आपका हमारा डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है। यहाँ पे भी जो टीचर का प्रोफेशन है इसकी इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। यहाँ के टीचर बनना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना एक लंबी एजुकेशन है टीचर बनने के लिए। टीचर की जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि अच्छी है। तो बेस उन्होंने अच्छी बना दी कि जो जो सिखाएंगे वो अच्छे लोग हैं, उस प्रोफेशन की जो वैल्यू अच्छी है, उनकी सैलरी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम है, आप कहते हैं नर्सरी का, यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं जो आते हैं वहीं से बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन देना शुरू दी जाती है। बच्चों को समझना, सीखना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। जैसे आजकल सोशल डिस्टेंस की बात चल रही है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, तो यहाँ के जो नर्सिंग स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, उनको सोशल डिस्टेंस वहां से सिखाना शुरू कर दिया। अभी हमारे जो छोटे बच्चों के स्कूल है, सारे स्कूल खुले हैं, वो बंद नहीं हुए, लेकिन वहां पे सोशल डिस्टेंस की जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाना शुरू कर दिया है। ग्रुप्स में आपके एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ग्रुप में आपका टीम वर्क करना, वो वहां से सिखाया जाता है। यहाँ के कुछ नर्सरी स्कूल हैं जिनमें बच्चों को आईटी का सिखाना, छोटा बहुत बेसिक जो है वो वहीं से सिखाना शुरू कर दिया है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को समझ आ गया कि फ्यूचर में आईटी के बंदों की बहुत जरूरत होगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे नर्सरीज हैं स्वीडन के कुछ पार्ट्स में, वहां का आईटी का थोड़ा टच लगा दिया है। बिल्कुल सही कि वो शुरू से ही उनको सीखना आ जाए। उसके बाद फिर जो हमारे दूसरे आम स्कूल्स हैं, उसके बाद कॉलेजेस हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज हैं। और ऐसा है कि जो बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, अगर बंदा यहाँ का रिहायशी है, यहाँ का सिटीजन है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको गवर्नमेंट आपको मंथली एक अमाउंट देगी आपको, यानी कि पैसे मिलेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आप पढ़ रहे हैं तो आपको अमाउंट मिलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट आपको लोन दे सकती है। एक तो फिक्स अमाउंट है ना आपको मिलेगी, उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक लोन देगी कि आप फोकस कर सके अपनी इस पढ़ाई पे, बजाय इसके कि आपको साथ साथ काम भी करना पड़े। तो ये है कि एक लोगों को इन्होंने क्या कहते हैं कि आपको कह रहे हैं कि आप पढ़ें होता ताकि आपको एनकरेज किया जाता है। इनकरेज किया जाता है। थैंक यू फॉर द वर्ड। और उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका सिस्टम अच्छा है, वेल डिसिप्लिन है यहाँ पे लोग।
और कोई यानी कि जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि बंदे बच्चों को जबरदस्ती कहा जाता है कि आपने पढ़ना है, आपने कुछ बनना है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही खुद मुख्तार होते हैं अपनी जो भी वो करना चाहते हैं, जिससे आम यूरोपियन कंट्रीज में है। तो ये हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का, ये कहता हूँ कि दुनिया के जो है टॉप कंट्रीज उनमें है, यानी कि जैसे मैंने मेंशन किया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड कनाडा। ये मैं एक और देखा है कि ये फॉरेन स्टूडेंट को भी एनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ आए, यहाँ एजुकेशन हासिल करें। इसकी क्या वजह है? इसकी काफी वजूहत है। एक तो मेन वजूहत ये होती है कि यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो जगह है उनमें फिल करनी होती है कि हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। आप कह लें कि तकरीबन 39 यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल जो आफ्टर कॉलेजेस हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिसीव करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, फिर उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। और यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, हम ओनली 10.3 मिलियन आबादी है हमारी, तो इतने स्टूडेंट्स नहीं बनते। तो एक तो ये बन जाता है कि हमें जगह फिल करने के लिए जरूरत होती है। दूसरा ये है कि हमारा एक कल्चर भी रहा है कि हम बहुत पुराने अरसे से दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों में पढ़ने जाते हैं। जैसे मैंने लॉ किया यहाँ से, तो मेरे काफी जो हैं क्लासमेट्स वो दूसरे मुल्कों में, कुछ लोग गए ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में। तो यहाँ का एक कल्चर है कि आप कुछ ना कुछ, अगर आपकी 5 साल की पढ़ाई है तो एक आधा साल आप दूसरे मुल्क जाके पढ़ें, उधर का कल्चर सीख कर आए, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कुछ लेकर आए। सेम थिंग अगर किसी और मुल्क से स्टूडेंट्स आएंगे तो यहाँ हमें कुछ फायदा होगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अब एक ट्रेंड बना है कि इटली, स्पेन और यूनान से बहुत ज्यादा लोग आकर स्वीडन में सेटल हुए हैं। तो जी सर। उनके लिए क्या शराइत है? अगर वो लोग, दूसरे लोग आना चाहे तो वो किस तरह सेटल हो सकते हैं? जी, ये एक ट्रेंड रहा है पिछले 5-6 सालों से। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत उरूज में था। इसकी वजह यही है कि कुछ मुल्क जो हैं, जैसे ग्रीस कर लें, इटली या स्पेन कर लें, ज्यादातर लोग इन्हीं मुल्कों से आ रहे हैं। वहाँ पे लोगों के पास काम की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं रही, गुर्बत है थोड़ी उन मुल्कों में। और ये मुल्क के लोगों को पता चला कि यहाँ पे वो उनको आसानी से मिल सकता है एक रेजिडेंट परमिट, और यहाँ पे वो अपनी फैमिली ला सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी फैमिलीज को लाने के लिए यहाँ शिफ्ट होते हैं। ग्रीस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है या इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपनी पूरी फैमिली बच्चों के समेत ला सकें। बहुत ही कम फैमिलीज इन कंट्रीज में है जो पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ की ये है कि अगर आपको मिलता है तो आपका राइट है कि आपकी फैमिली को भी उनको वीजा देना पड़ेगा। ये दिस इज, यानी कि ये कानून का हिस्सा है। तो शराइत तो थोड़ी ज्यादा है ऑफ कोर्स। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपके पास EU कार्ड हो। बिल्कुल सही। वो आपके कार्ड पे लिखा हुआ हो। उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको अपनी कंट्रीज में एक कम से कम 5 इयर्स आपके रेजिडेंट परमिट के साथ रहना चाहिए। उसके बाद फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको मिलता है। बिल्कुल सही। जब आपके पास EU कार्ड हो जाए, आ जाए आपके पास, फिर आप यूरोपियन के बेसिकली किसी भी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, सिवाय डेनमार्क, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये 3 कंट्रीज हैं। इनके अलावा आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। आप यानी कि जर्मनी जा सकते हैं, वहां भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ट्रेंड यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि फैमिलीज का वीजा आसानी से मिल जाता है। शराइत यह है कि आपके पास या तो काम हो, और ऐसा काम हो जिस पे आप सरवाइव कर लें, आपका काम रियल हो, सीरियस आपका काम हो। आजकल वो डॉक्यूमेंट डिटेल से देखते हैं। बिल्कुल सही। आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आपने काम, जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के देगी, वो कंपनी सीरियस हो, प्रोफेशनल हो। ऐसा ना हो कि उस कंपनी का काम ही यही हो कि लोगों को पेपर लिख के देते जाएं। वो चीज चेक करते हैं। कंपनी रन कर रही हो पिछले कई सालों से, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, उसकी जो प्रॉफिट है वो अच्छी हो, उसकी इनकम अच्छी हो, टर्नओवर अच्छा हो, कंपनी जो है वो अपने वर्कर्स का टैक्स पे कर रही है, वैट पे कर रही है, कोई कंपनी में गड़बड़ नहीं है। कंपनी का वो बैंक अकाउंट देखते हैं, टैक्स अकाउंट देखते हैं, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये है कि पहले जो लोग आए थे उनको आसानी से मिल गया था। बिल्कुल सही। अब जो लोग आ रहे हैं पिछले 2 साल से या 1-2-3 साल से, उनको इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। और उसकी कुछ वजूहात हैं कि आम तो क्योंकि
देसी लोग हैं, हमने जो भी दूसरे कंट्री से आता है वो किसी अपने दोस्त से राब्ता करके आता है कि यार बिल्कुल तुम, सही, मैं भी आ रहा हूँ, बिल्कुल तो मुझे सही। भी उसी कंपनी में सेट करा दो जहां तुम काम कर रहे हो, या किसी और दूसरे दोस्त से करा लो। हुँ, तो जो जिस कंपनी में इनको काम मिलता है, मेजोरिटी लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 60-70% को, वो नॉर्मली वही कंपनी होती है जहाँ पे दूसरे लोग भी आए हुए होते हैं, बिल्कुल सही। या उनके दोस्त होते हैं, या ग्रीस से आए हुए लोग होते हैं, या इटली से आए हुए लोग होते हैं, जिन्हें कंपनी बनाई हुई होती है। तो उन बिल्कुल कंपनी में से काफी लोगों की मिस्टेक हुई होती है, उनको पता नहीं होता। ये आम छोटी छोटी कंपनी होती है, बिल्कुल सही। छोटी क्लीनिंग कंपनी हो गई, छोटी वर्कशॉप हो गई, फूड डिलीवरी की कंपनी हो गई, या गैस स्टेशन हो गया, दुकान हो गई, इस तरह की कंपनीज हैं जिसमें वर्कर्स भी कम होते हैं, टर्नओवर भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो बिल्कुल उनको सही, उनको मिस्टेक्स कंपनी में ज्यादा होती हैं, यानी कि बिल्कुल सही। पेपर वर्क में सैलरी टाइम पे नहीं पे करते, टैक्स टाइम पे नहीं करते, टैक्स टाइम पे डिक्लेयर नहीं करते, जो उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो डिटेल नहीं लिखी होती जो उनको जरूरत होती है इमिग्रेशन बोर्ड को देखने के लिए। आपको अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपकी सैलरी 15,000 होगी, तो 15,000 पहले महीने जाती है, दूसरे महीने में 12,000 कर देते हैं, फिर 10,000 हो जाती है। तो इस तरह की गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाती है। कुछ कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेचती हैं, ऑफ कोर्स लोग पे करते हैं कि यार बिल्कुल मैं, सही। मुझे काम नहीं मिल रहा, तो आप लोग उनको पैसे पे देते हैं, पे करते हैं, फिर वो हुँ, कॉन्ट्रैक्ट आपको लिख के देते हैं, लेकिन आपका टैक्स नहीं जाता। हुँ, और फिर उन्हीं कंपनी से जो बेचते हैं वो फिर एक को नहीं बेचते, वो 5 6 10 को बेचते हैं। बिल्कुल सही, मेरे नाम पे अगर 3 कंपनी है तो तीनों कंपनी तो मैं यूज कर रहा हूँ इसी चीज के लिए। तो बिल्कुल ये सही। चीज़ उनको आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन बोर्ड को समझ आनी शुरू हो गई हुँ, कि ये एक बिजनेस बन गया है। तो फिर उन्होंने काफी कंपनियां ब्लैक लिस्ट की हुई हैं बिल्कुल सही, कि कोई भी फ्यूचर में उस कंपनी से अप्लाई करेगा तो वो 1 सेकंड से पता चलेगा या तो ये तो वही कंपनी जो ब्लैक लिस्ट है, फिर उस कंपनी में से किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल उस सही, कंपनी के जो मालिकान है उनका नाम फिर आ जाएगा, उनको पता चलेगा कि फलां बंदे ने इतनी कंपनी से इतने लोगों को दिया अपनी कंपनी बना के। अब ये नई कंपनी बनाएगा तो उधर भी उनको पता चल जाएगा। तो इस तरह की काफी चीजें हैं, लेकिन अगर ऑफ कोर्स बात सवाल आपका, मैं जवाब यही है कि अगर कंपनी अच्छी हो, सीरियस हो, प्रोफेशनल हो, काम आपका ठीक हो, पेपर वर्क ठीक हो, ऑफ कोर्स लोगों को मिल जाता है, और साथ साथ फैमिली को भी मिल जाता है। तो एक तो रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास काम हो। पहला ईयू कार्ड होना चाहिए। जी। दूसरा, वहाँ स्वीडन में काम हो, काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो। जी, यही है ना? काम हो, काम का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका टैक्स पे जाए, हुँ, आपकी सैलरी आपको हर महीने ठीक डेट पे आपको मिले, जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे वादा हुआ था कि आपकी इतनी सैलरी होगी, वो हुँ, उतनी सैलरी आपको आपके बैंक अकाउंट में आए, कंपनी सीरियस हो। तो ये होगी पहली डिमांड, यानी कि बिल्कुल मेन सही। डिमांड होगी। हुँ, उसके बाद फिर आपके अप्लाई करने के कुछ महीनों के बाद वो इंक्वायरी करते हैं क्या है कि इस बंदे का काम ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। अगर नहीं, कोई एवरीथिंग। मैं बात आपकी काट रहा हूँ। पहले एक बंदा वहाँ शिफ्ट हुआ स्वीडन में। जी। पहले तो उसने मकान लेना, रिहायश लेनी है। जी। रिहायश वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन करानी है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। जी। तो फिर अभी उसको वीज़ा नहीं मिला, लेकिन वो काम क्या कर सकता है बगैर वीज़ा वहाँ का मिले? जी, बंदा काम कर सकता है। हुँ, काम ऐसा होता है कि हुँ, आप, क्योंकि आपके पास ईयू कार्ड्स हैं, हाँ जी। तो आपकी हैसियत वही बन जाती है तकरीबन हुँ, जो एक ईयू पासपोर्ट होल्डर की होती है। उससे बिल्कुल थोड़ी सही, नीचे है, लेकिन रूल्स तकरीबन सिमिलर बन जाते हैं। आपको बिल्कुल सेम सही। बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हुँ, तो कोई भी ईयू पासपोर्ट होल्डर किसी भी दूसरी ईयू कंट्री में जाके शिफ्ट होके काम स्टार्ट कर लेता है। हुँ, आप टैक्स ऑफिस जाते हैं, कहते हैं मुझे काम मिल गया, ये डॉक्यूमेंट है मेरे काम की, हुँ। तो वो आपको नंबर इश्यू कर देंगे जो आपका पर्सनल नंबर होता है यहाँ पे। लेकिन तो मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ, जर्मनी में ऐसा नहीं होता। अच्छा। जर्मनी में जब कोई आकर यहाँ डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करता है, उसके लिए पहला ज़रूरी ये है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाए आकर रहने की कि मैं इस मकान में रह रहा हूँ। हुँ। फिर उसके बाद वो एक जॉब ऑफर का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर वो अप्लाई करता है फॉरेन ऑफिस में। जब वो अप्लाई करता है तो उसको फॉरेन ऑफिस परमिशन देता है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर परमिशन मिले तो काम स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं स्टार्ट कर सकता। जी। देन देयर इज़ अ डिफरेंस। बिल्कुल अ, सही। हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ ये है कि बंदा आज लैंड हुआ, हाँ जी। जहाज एयरपोर्ट से उतरा हाँ जी। और घंटे बाद जाके काम स्टार्ट कर लिया। गुड। अच्छा, अच्छा, गुड। जी। अभी बिल्कुल जो सही। ऐसा है, अभी जो सिस्टम आज की बात बता रहा हूँ, हाँ महीने जी। बाद क्या होगा वो तो महीने बाद की बात है। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि आपको यहाँ के टैक्स ऑफिस जाके
हम्म, आपको रजिस्टर होना पड़ता है टैक्स ऑफिस में। टैक्स हम्म, ऑफिस में आप जाके अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है। हम्म, तो फिर जॉब, अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपने हम्म, अपना ईयू कार्ड भी साथ लेके जाना है, पासपोर्ट की कॉपी लेके जाना है, हम्म, तो फिर आपको वो रजिस्टर कर देते हैं। कई बार अब ये हो गया है कि अब हम्म, आपको एट द सेम टाइम रजिस्टर नहीं करते। हम्म, अब वो कई बार कहते हैं कि जाके काम करो, और हम्म, अगर आपका महीना 2-3 महीने टैक्स जाएगा तो हम्म, उसके बाद फिर हम देख के आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हम्म। लेकिन हाँ, आप आते ही काम स्टार्ट कर देते हैं, काम उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल आप कर सही। सकते हैं जी। लेकिन वो लेकिन कितनी कितनी देर चेक करते हैं, उसके बाद उसको वीजा मिल जाता है? जी, ऐसा होता है कि आप काम स्टार्ट करने के बाद आपको एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्द आपको अपनी एप्लीकेशन पुट करनी होती है। बिल्कुल ये नहीं सही, होता कि आप कई महीने साल काम ही करे जा रहे हैं, फिर ये इलीगल हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने काम स्टार्ट करने के फौरन बाद हाँ, आपने अपनी एप्लीकेशन जो है इमिग्रेशन बोर्ड को पुट कर देनी है। बिल्कुल सही, आप कोई एप्लीकेशन पुट करेंगे, फीस पे करेंगे एप्लीकेशन की, आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। आप बिल्कुल लीगल सही। यहाँ पे रह रहे हैं जब तक आपका केस चल रहा है। अब केस ठीक है, बेशक नॉर्मली 6 महीने चले या साल चले, कुछ केस साल तक चल जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन उतनी देर तक आप यहाँ पे लीगल रह रहे हैं और आप यहाँ हाँ, पे काम कर सकते हैं जब तक आपको बंदा वो कहे नहीं कि आपका केस खत्म काम होगा। खत्म हो जी, काम खत्म हो गया है तो उस वक्त तक वो काम कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। अभी सख्तियां हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आना चाहते हैं जी, जी, उनका क्या तरीकाकार होता है? जी, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आपने अपना कोर्स जो है वो ढूँढना है, हम्म, यूनिवर्सिटी में सर्च करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को टच करना है और अपनी एप्लीकेशन पुट करनी है। ठीक है। जब आप अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स के, आप जो कोर्स आपने अप्लाई किया, हम्म, आप उस कोर्स के यानी कि पढ़ने के लिए जो पहले आपकी एजुकेशन है, वो आपके पास है या नहीं? तो बिल्कुल आपके वो सही। सारे डॉक्यूमेंट माँगेंगे, आपके देखेंगे सब कुछ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जो है, अगर आपको दाखिला देती है उस कोर्स के लिए, हम्म, एडमिट कर लेती है कि ठीक है, हम आपको इस कोर्स के लिए एडमिट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल फिर सही। वो आपको ईमेल मिल जाएगी, आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने हम्म, अप्लाई करना है अपना स्टूडेंट्स वीज़ा। बिल्कुल सही। तो फिर वो इमिग्रेशन बोर्ड के थ्रू आप सॉरी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन हम्म, बोर्ड के थ्रू, और वो हम्म, फिर वो आपका प्रोसेस देखेंगे। उसका भी ये है कि हम्म, ज़्यादातर केसेज़ जो हैं वो हो जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा। कुछ हम्म, केसेज़ में अगर उनको समझ आ जाए कि कोई गड़बड़ है, बेशक यूनिवर्सिटी ने आपको दाखिला दे दिया, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ केसेज़ में वो देख लेते हैं कि इस बंदे का के मकसद क्या है आने का? क्या बिल्कुल सही। वाक़ई इसने वहाँ पे आके पढ़ना है या आके कुछ आगे-पीछे हो जाएगा? हम्म, हम्म, अब ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट जो आ रहे हम्म, हैं, मेजॉरिटी जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पे आके, अपने जो क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, अपनी हम्म, पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। फिर ऑफ कोर्स हर एक का यही दिल होता है कि यहाँ पे आके सेट होना है। हम्म, कोई वापस बहुत कम जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आके दाखिला लेते हैं, पढ़ते हैं, अपने कोर्सेज़ फिनिश करते हैं। हम्म, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ केसेस होते हैं जिनमें उनको शक हो जाता है। तो वो बिल्कुल बंदे सही। को फ़ोन करके इंटरव्यू कर लेते हैं या बुला भी लेते हैं एम्बेसी में। हम्म, प्रॉपर एम्बेसी में बुलाते हैं, एम्बेसी में फिर इंटरव्यू करते हैं बिल्कुल कि सही। आपने ये पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? हम्म, आपका बैकग्राउंड क्या है? इसके बाद ये पढ़ने से बंदा क्या बनता है? तो वो बिल्कुल सही। काफ़ी सवाल करते हैं, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता भी है कि वैसे ही अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को ना भी हो जाती है, ये होता रहता है। बिल्कुल सही, लेकिन मेजॉरिटी को फिर भी मिल जाता है बिल्कुल सही। स्टूडेंट वीज़ा। तो ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर वो देखते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ पे अपना खर्चे अपने पूरे कर लेंगे या नहीं? क्योंकि आपने बिल्कुल सही, पढ़ने आना है। तो उसके लिए उन्होंने फिक्स अमाउंट रखी हुई है, इस अराउंड 8500 क्रोनर पर मंथ, बिल्कुल सही। तकरीबन 8,500 क्रोन महीने का हम्म, आपने शो करना है, जब तक आपने पढ़ना है, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम्म, साल रहना है तो 8,500 ज़र 12, इतने पैसे आपके पास हों, आपके हम्म, बैंक अकाउंट में आने से डिसीजन लेने से पहले वो हम्म, चेक करते हैं। हम्म, फिर अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है। तो ये एक ट्रेंड है, पाकिस्तानी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आते हैं। हम्म, बहुत सारे हमारे दोस्त पाकिस्तानी आए हैं, उन्होंने यहाँ पे पीएचडी की है, और अच्छी उनको बाद में जॉब्स मिली हैं, अच्छे प्रोफेशन में वो गए हैं। हम्म, कुछ लोग आके आगे-पीछे भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। हम्म। तो मैं आखिरी सवालात तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इधर भी सवालात जो है ना, नाजरीन की तरफ से भी बहुत आ गए हैं। तो जी, जी। नाजरीन के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बिल्कुल। मैं सवाल आखिरी एक सवाल करने से नाज़रीन के सवालात की तरफ जाने से पहले एक सवाल आपसे करूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, लेकिन स्वीडन में लॉकडाउन नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? जी, अच्छा सवाल किया आपने। इसकी मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। स्वीडन यहाँ का ऐसा ऐसा मुल्क है कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट फैसला करती है। यहाँ की हुँ, जो स्टेट है, हुँ, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हम कहते हैं यहाँ पे। कुछ हुँ, चीज़ें जो हैं यहाँ के इदारे फैसला करते हैं हुँ, कि ये मामला हमारा है। बिल्कुल सही, फिर जब इदारे फैसला करते हैं तो वो स्टेट में उसमें भी दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। अब बिल्कुल यहाँ सही। पे कुछ लोग यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये हुँ, उनका फैसला है, ये हुँ, उनकी स्ट्रैटेजी है कि मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया जाए। हुँ, मुल्क को लॉकडाउन करने से हम जो है वो नंबर कम नहीं कर पाएँगे। हम हुँ, इस कोरोना वायरस का मुकाबला ठीक नहीं कर पाएँगे। ठीक ये है। हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारे मुल्क की हुँ, और ये हमारे लिए है। हुँ, दूसरे मुल्कों की जो स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करता है कि वो मुल्क कैसा है, वहाँ की लोग एक मकान में कितने लोग रह रहे हैं, आबादी हुँ, कितनी बड़ी है, कितना लंबा है, कितना बड़ा शहर है, दूसरी चीज़ों की ऑफ कोर्स। और हुँ, यहाँ की जो क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया, तो गवर्नमेंट भी उसी फैसले पे चल रही है। हुँ, और हुँ, उसका मकसद ये है हुँ, कि यहाँ पे हम ये सोचते हैं हुँ, कि ज़्यादातर लोगों को कोरोना वायरस होना चाहिए। हुँ, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस होगा हुँ, और वो उससे यानी कि सेहतयाब हो जाएँगे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। फ्यूचर में बिल्कुल उनको सही। ज़रा इसके खतरे ना हो कि उनको कोरोना वायरस हो जाए। हुँ, अब यहाँ का ये है अनऑफिशियल नंबर के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन मिलियन लोग हैं, हाँ जिनको जी, कोरोना वायरस हो चुका है। हो हो के चुका है आज। जी, तकरीबन हाफ मिलियन से 1 मिलियन तक। ये हुँ, डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन अप टू 1 मिलियन यानी कि हुँ, अप टू 1 मिलियन जो हैं, लोगों को कोरोना वायरस हो के वो सेहतयाब हो चुके हैं। हुँ, जो ऑफिशियल नंबर है अनऑफिश वो 4 है। लेकिन अनऑफिशियल नंबर है ये। ये अनऑफिशियल नंबर है और ये कुछ हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि हुँ, हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को कोरोना वायरस हो के वो कामयाब हो जाएँ, यानी कि हुँ, सेहतयाब सॉरी हो जाएँ। और ये है कि हमने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी एज 70 प्लस है और जो बीमार हैं, उनको बचाना है। हुँ, बाकी सबको जो है हमने डिस्टेंस रखना है। हुँ, और यहाँ का भी ये है कि लोग जहाँ की जो आबादी है, जहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो यहाँ के डिपार्टमेंट्स पे भरोसा रखते हैं, उन पे बिल्कुल सही। ट्रस्ट करते हैं हुँ, कि अगर उन्होंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है, तो हुँ, लोग उस पे यकीन करते हैं, उस पे अमल-अंदाज़ी भी करते हैं। हुँ, अब यहाँ पे कहा गया कि आपने डिस्टेंस रखना है, तो लोग बिल्कुल डिस्टेंस सही। रख रहे हैं, हुँ, फासले पे बैठ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल रहे, दूसरे बुजुर्गों को नहीं मिल रहे, जो लोग बीमार हैं उनको नहीं मिल रहे। काफ़ी लोग जो घर से काम कर सकते हैं, वो घर से काम कर रहे हैं। यानी कि जो ऑफ़िस के लोग होते हैं ज़्यादातर, वो घर से काम कर रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं कर रहे इतना ज़्यादा, सिटी में आने का, सिटी से बाहर आने का, सिर्फ़ नेसेसरी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल हमारा सही। जो सिटी है वो खुला हुआ है, मुल्क खुला हुँ, हुआ है, लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कैफ़ेज़ पे जाते हैं, पब्स पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, सारी चीज़ें जैसे पहले की थी वो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क अफ़ेक्ट हुआ है, हुँ, यहाँ पे भी 90,000 लोग तकरीबन उनका काम चला गया है, तकरीबन 90,000 तो एक 90,000 जो इफ़ेक्ट हुए हैं सरकारी दादो-शुमार के मुताबिक। जी, ये 90,000 ऑफ़िशियल नंबर है 90,000 हाँ, जिनका काम चला गया है, ठीक कोरोना है। वायरस की वजह से। तो एक हुँ, छोटे मुल्क के लिए 90,000 ये बहुत बड़ा नंबर है। हुँ, तो मेन वजह यही है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो हुँ, ये समझते हैं कि लॉकडाउन करने से हम इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएँगे और हुँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 6, 7, 8 महीनों बाद दुनिया यही कहेगी, ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं, अभी तो पता नहीं टू अर्ली है, कि दुनिया यही कहेगी कि स्वीडन ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी थी। अब ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो भी उन्होंने अपने मुल्क खोलना शुरू कर दिए हैं आहिस्ता-आहिस्ता। हुँ, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली ने भी ऐलान कर दिया, हुँ, आज या कल। सो आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क खुलेंगे क्योंकि अगर मुल्क को नहीं खोलेंगे तो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कम्युनिटी में हो जाएँगे। हुँ, यानी बिज़नेस तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों के काम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल हेल्थ है लोगों की वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। लोग हुँ, डिप्रेशन का शिकार होंगे, लोगों में तलाक़ें बहुत ज़्यादा होंगी फैमिलीज़ में। हुँ, हुँ, यानी कि डाइवोर्सेस जो हैं वो बढ़ेंगे। लोगों हुँ, की मेंटल हेल्थ जैसे मैंने कहा, हुँ, डिप्रेशन और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं और हुँ, जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन वो बहुत हुँ, बढ़ गया है। घरों में हुँ, जो वायलेंस है, तशद्दुद जिसको कहते हैं, वो हुँ, बहुत बढ़ गया है। लोगों के लड़ाई-झगड़ा वो भी बढ़ गया है।
हुँ, तो इसको हम ज़्यादा देर इसको लॉकडाउन को ऐसे कीप नहीं रख सकते, इसके और बहुत बड़े नुकसान है। हुँ, हमें ये है कि मैं आपके शायद अगले सवाल का जवाब दे दूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, जो हुँ, पूरे यूरोप में रह रही है, हुँ, आपने अपने मुल्क का जो जो उनका क कानून है, जो उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, आपने वैसे ही क फॉलो करना है। हुँ, ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है, हमने फॉलो करनी है। आपके मुल्क की जो पॉलिसी है, वो आपने फॉलो करनी है। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारा एक कल्चर है कि हम दूसरों को बहुत मिलते हैं, हुँ, सोशलाइज़िंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, बड़ों से मिलते हैं, बड़ों को जाके मिलके उनसे बातें करते हैं। लेकिन हुँ, ये हमने अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा। हमने हुँ। अपने बुजुर्गों को बचाना है, उनसे कम मिलना है। अब रमज़ान का महीना में सोशलाइज़िंग और ज़्यादा हो जाती है। ये ये आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं जो स्वीडन में है। जी, बिल्कुल। और दूसरे पूरे यूरोप में है, हुँ। सोशलाइज़िंग जो है वो कम करें। इसी वजह से आपने बिल्कुल बात सही की। यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और उसके मुतासर होने की वजह ये है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, एक-दूसरे को हम मिलते हैं और मतलब यूके के जो अदाद-ओ-शुमार हैं, 34% तक वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतासर हुई है, जो हमारा जो सोशल सिस्टम है इसकी वजह से। आपने बिल्कुल सही बात की। मैं आपको यहाँ ऐड कर दूँ कि यहाँ पे भी स्वीडन में हुँ, जो ज़्यादातर लोग जिनकी वफ़ात हुई है कोरोना वायरस की वजह से, मेजॉरिटी लोग जो हैं, हुँ, ये तकरीबन 2002 तक नंबर हमारा गया है। हुँ, इनमें आप 50% 40% जो लोग हैं ना, ये हाँ, फॉरेनर ही हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं। अरबी हुँ, हैं, तुर्की हैं और सोमालियन हैं, अफ्रीकन्स हैं, हुँ, जिनकी डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। यानी कि हुँ, मेजॉरिटी लोग जो हैं, वो फॉरेनर हैं। हुँ। तो क्या जो वजह फॉरेनर की क्यों डेथ ज़्यादा हुई है वहाँ? क्योंकि हम एहतियात नहीं करते। हुँ, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पढ़ते नहीं और समझते नहीं। हम उन पे उनके अमल नहीं करते। बिल्कुल जहाँ सही। पे सिर्फ़ स्वीडिश के लोग ज़्यादा होते, यानी हुँ, कि अगर आबादी ज़्यादा स्वीडिश की होती, हुँ, फॉरेनर कम होते तो हमारे नंबर भी कम होने थे। हुँ, लेकिन हम पढ़ते नहीं, हम समझते नहीं। हुँ, हमने कहा कि गाँव से छुट्टियाँ मिल गईं, अब हुँ, और सोशलाइज़िंग करें। बजाए हुँ, इसके कम की जाए, हमने और कर दी। तो इस वजह से नंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं। हुँ, बिल्कुल सही है। ये मैं पहले चाहता हूँ कि सवालात ले लूँ मैं। ये एक सवाल है मेरे सामने क्योंकि जी, हमारी गुफ्तगू तो जारी रहेगी लेकिन जो सवालात के लिए आए हुए हैं उनके सवालात के जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी ज़रा। कि जी, जी। ये एक सवाल किया है ये बाबर ये कहते हैं कार्ता सिजोर्नो हो तो कैसे स्वीडन में सेटल हो सकते हैं इंफॉर्मेशन प्लीज ये इटली से हैं जी, जी। कार्ता सिजोर्नो के से मुराद यही होता है कि वो जो आप कह रहे हैं ना यूरोपियन कार्ड जी। 500 कार्ड उससे मुराद क्योंकि मैं इटालियन समझता हूँ ना जी, जी, तो बिल्कुल। उनको थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूँ कि शफकत खटाना एडवोकेट साहब ने ये भी कहा है साथ साथ ये भी कहा है कि ईयू कार्ड तो इटली वाला जो इटली जी की जो कार्ता जी सजोर ने उसके ऊपर लिखा होता है सीई जीई कम्युनिता रूपा लिखा होना चौधरी बाबर साहब बहुत जरूरी है अगर वो लिखा होगा तो आपकी जो कार्ड है वहां तब्दील हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट स्वीडन में तब्दील हो जाएंगे बाकी रिक्वायरमेंट उन्होंने खटाना साहब ने डिटेल के साथ बता दिए हैं कि आप वहां जाएं पहले अपना काम स्टार्ट करें काम का जो टैक्स है वो प्रॉपर जाना चाहिए आपकी सैलरी मिलनी चाहिए उनको पता चले कि प्रॉपर काम कर रहा है ये टैक्सेस का प्रॉपर जा रहा है तो आप मुझे ये खटाना साहब बताएं कि सैलरी और कितनी होनी चाहिए और टैक्स कितना जाना चाहिए जी, यहाँ पे कोई रिटन लिखी हुई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम्म आपकी सैलरी कितनी हो। हम्म लेकिन आपकी सैलरी कम से कम इतनी हो कि जिसमें आप अपना गुज़ारा कर लें। आप हम्म अपने घर का किराया पे कर लें और हम्म आपके जो खर्चे हैं, बेसिक खर्चे खाने-पीने के, वो हम्म आप पूरे कर लें। आपने ट्रैवल करना है ट्रेन का काम पे, उसके हम्म खर्चे आपको निकलें। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, उस हिसाब से फिर आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। तो हम्म तकरीबन ये है, जिन लोगों के काम मिनिमम पे हुआ है, वो हम्म 9, 10, 11 हज़ार जो स्वीडिश क्रोन है पर मंथ की सैलरी, उस तक हो चुके हैं लोगों के, यानी कि उनके वीज़े एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब ये है कि तकरीबन अगर आपकी सैलरी 13,000 13,000 क्रोन हम्म महीने की हो टैक्स से पहले हम्म 13,000 तो उस पे आपका काम हो सकता है। तो इसको हम्म आप
एग्जैक्टली मिनिमम ना समझे, इससे नीचे भी हो तो काम हो सकता है, लेकिन अगर आपका 13,000 तक हो, 13,000 के इर्द गिर्द हो, तो फिर हम्म, ऑफ कोर्स ये आपका काम आसानी से हो सकता है। हम्म। और फिर उसी सैलरी से वो टैक्स निकालेंगे 13,000 से। ये एक अजीम जकी साहब सवाल करते हैं कि कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट चेंज होने में स्टॉक आर्म में। जी, ये सर जी ये बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया। हम्म, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी जब आप अप्लाई करेंगे उस वक़्त लाइन कितनी बड़ी है आपसे पहले, यानी आपसे पहले कितने बड़े लाइन पे खड़े हैं जो वेट कर रहे हैं। हम्म, आजकल जो टाइम है वो 6 से 12 महीने है तकरीबन, हम्म, तकरीबन। कुछ केसेस होते हैं जल्दी हो जाते हैं, कुछ केस लेकिन वो बहुत कम होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केस जो है वो 6 से 12 महीने तकरीबन लग जाते हैं अप्लाई करने के बाद। हम्म। और तो ये सवाल का जवाब हमने दे दिया। उसके बाद मैं ये भी कह दूंगा कि अगर जिन लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इस चीज के बारे में, हाँ, मेरी यूट्यूब में एक ना 20 मिनट का क्लिप है, हाँ, 20 मिनट का, हाँ, जिसमें मैंने ये रूल्स अच्छे डिटेल में बताए हैं। तो हाँ, अगर आप मेरा नाम यूट्यूब पे सर्च करेंगे शफकत खटाना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी 20 मिनट की, हाँ। जिसमें ये सारी चीजें आप आराम से बैठ के 2-2 3 3 बार सुन सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। एक है कि ये फर्क साहब कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ बिजनेस इज मोर सूटेबल फॉर लो इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो फिर बंदा यही करता है कि बंदा ऊबर के साथ, फूड डिलीवरी वाले जो है ऊबर वाले या फूडूरा जो है, उनके साथ बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो आप आपके पास साइकिल होगा या मोटरसाइकिल होगा, तो आप ये काम आसानी से स्टार्ट कर लेंगे। आपके जो खर्चे होंगे वो कंपनी जिससे करने के 900 खर्चे होंगे या 1200 मेरे ख्याल में, उसके बाद आपका साइकिल या मोटरसाइकिल का खर्चा होगा, और आप काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के जो काम है आपको इन्वेस्टमेंट की जरा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ऑफकोर्स ऊबर फूड डिलीवरी के साथ आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखा होना चाहिए कि आप उनके लिए काम कर सकते हैं, आपकी कंपनी। तो ये इस तरह के काम ही होते हैं। इसके अलावा आप आईटी का काम है, आईटी कंसल्टेंट जो होते हैं, जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं या इस तरह के होते हैं, उनको आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको मार्केट में लाना पड़ता है, लेकिन आपका खर्चे ज्यादा नहीं होते। तो ये अच्छा, बेसिक इस तरह के काम है। अच्छा ये बताएं कि कारता दिसजोरनो वाला, मराठली वाला या कोई भी जाता है, वो जाकर वहां अपना काम स्टार्ट कर देता है, जी जी। लेकिन जाते ही कागज नहीं चेंज होंगे उसके, उस पर टाइम लगेगा। उस पर टाइम लगेगा, बिल्कुल जी। उस पर टाइम लगेगा। एक और लेकिन तारिक बंदा साहब ने भी सवाल इसी तरह किया है कि सर जी किसी दूसरे मुल्क का पेपर वाला इधर अपना काम शुरू कर सकता है, तो किसी छोटे से छोटे कारोबार के लिए कम से कम कितना सरमाया होना चाहिए और किस लेवल का कारोबार की गुंजाइश पाई जाती है। जी, देखें, ये सवाल इतनी आसान नहीं है बताना कि कितनी मिनिमम आपके पास अ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन बोर्ड रिक्वायरमेंट नहीं करेगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने ये देखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक जीरो है या करोड़ है, हम्म, आप उस पे गुजारा कर सकते हैं या नहीं, आपको उस पे कितनी सैलरी मिलेगी कि जिससे आप गुजारा कर लें, आपके खर्चे निकले, आपकी प्रॉफिट, आपका मुनाफा आपकी कंपनी से कितना होगा। हाँ, काम स्टार्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको पैसे तो चाहिए। आम जो मैंने पेशे बताए, जैसे फूड डिलीवरी का कहा, एक उसका एक सिमिलर पेशा है कि आप जो आजकल ट्रेंड निकला हुआ है कि जो साइकिल्स होते हैं बाहर, जो वही के और दूसरी इस तरह की कंपनीज होती हैं, वो आपने पिकअप करके लाने होते हैं। इसमें आपके खर्चे कम होते हैं। इस तरह के जो काम है ना, उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगी, हम्म। लेकिन इस तरह के काम बहुत लिमिटेड है, इतने ज्यादा नहीं है। वरना ओके ये सर। होता है कि आप कुछ शॉप खरीदेंगे, कोई काफे खरीदेंगे, छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, कुछ छोटी दुकान खोलेंगे, उसका आपका कुछ ना कुछ खर्चा आ जाएगा। आपने हम्म, अगर किराए पे दुकान ही लेनी है, खाली हम्म, किराए पे, तो वो हम्म, मिलने में आपको बहुत मुश्किल होगी अपने नाम पे किराए का कॉन्ट्रैक्ट लिखाना, क्योंकि आप यहाँ के सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आप यहाँ के बंदे नहीं हैं, तो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जो मकान मालिक होगा या हम्म, जो जो हाल होगा जिसने जो रेंट करना है आपको, वो आपको रेंट नहीं करके देगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं, आपकी हम्म, यहाँ हिस्ट्री नहीं है। तो आपको कुछ साल धक्के यहाँ पे खाने पड़ेंगे बिफोर के आपके नाम पे कोई चीज लिखी जा सके, आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज का, किसी दुकान का आ जाए, वो टाइम लगेगा, आपको आते ही नहीं मिलेगा आपको।
एक ये समी चड्ढा साहब ने सवाल किया कि मेरे पास स्पेन का पासपोर्ट है, जी सर। मैं अगर स्वीडन आऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, अगर आप स्वीडन आए, आपके लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आप सिटीजन हैं, आपके लिए थोड़ी और आसानी होगी। आपको या तो काम ढूंढना पड़ेगा या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ की इमिग्रेशन बोर्ड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इमिग्रेशन बोर्ड में जाके कोई एप्लीकेशन पुट करें। सिंपली अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है काम का, या अब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आप टैक्स ऑफिस में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने काम मुझे मिल गया है और मैं सिटीजन हूँ स्पेन का, अपना पासपोर्ट कॉपी ले, पासपोर्ट साथ लेकर जाएंगे, तो वो आपका केस रजिस्टर कर लेंगे। अगर आपने काम करना है तो 2-3 महीने देखेंगे कि आपका टैक्स जाता है या नहीं। अगर टैक्स जाएगा तो वो आपको फैसला कर देंगे कि ठीक है, आपको हमने रजिस्टर कर दिया। आपको एक नंबर मिलेगा जो हर यहाँ के बंदे के पास होता है, जो यहाँ के में रजिस्टर होता है, तो उसको पर्सनल नंबर कहते हैं, और वही आपका सबूत है कि आपके पास यहाँ की परमिट है। आपको कोई कार्ड की या इमिग्रेशन बोर्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। सेम चीज अगर आपकी कंपनी है, तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, वो भी टैक्स ऑफिस में ही होती है, तो आपको अपना जो नंबर है वो इशू हो जाएगा, आप यहाँ के सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आपने अपनी फैमिली लानी होगी। आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा कि आपने अपनी फैमिली लानी है। जब आप अपनी फैमिली लानी है, फैमिली के लिए अप्लाई करना है, तो फिर ये है कि आपका टैक्स जाना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे लोगों के लिए आपका टैक्स जाएगा, आपकी पे स्लिप होगी, आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में आएगी। ये सारी चीजें वो देखेंगे बिफोर ये कि आपकी फैमिली को वीजा इशू हो। एक साहब कह रहे हैं कि अगर कोई विजिट वीजे पे पर आए जी तो कोई बिजनेस वो वहां आकर कोई बिजनेस कर सकता है? अगर बिजनेस उसने करना है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी? जी। बिजनेस सॉरी विजिट वीजे पे आके आप यहाँ पे आके एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते बिजनेस वीजे की। उसके लिए आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, पाकिस्तान या कहीं किसी और कंट्री जहां से आप आए, और वहां पे आपको बैठ के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके आप वेट करेंगे और उसके बाद जब आपको फैसला आएगा फिर आप यहाँ की करेंगे। लेकिन आते ही अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो आप ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस चलाना है। अगर आपने आईटी का बिजनेस चलाना है तो शायद आपको बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपका काम स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने कोई यहाँ पे बड़ा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो उसके लिए फिर उसी हिसाब से जो बिजनेस आपने लेना है, जो चीज आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो भी करना है, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए। छोटे मोटे बिजनेस के लिए आपको, जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफेज और शॉप्स वगैरह में आपको बिजनेस वीजा यहाँ पे नहीं मिलता। इसका भी मेरा एक यूट्यूब में वीडियो क्लिप है, वो भी 19-20 मिनट का है, तो आप उसको भी सुन लें जो बिजनेस वीजा के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अच्छी और ना डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। एक ये अबू बकर साहब हैं, सर आई एम लिव इन सऊदी अरेबिया, आई वांट स्वीडन वर्क परमिट वीजा, प्लीज गाइड मी। जी, मेरी जान ये है कि अगर आपने यहाँ पर वर्क परमिट लेना है तो आपको यहाँ पे काम ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये कि आपके यहाँ पे कुछ जानने वाले हों, आपके दोस्त रिश्तेदार, जो आपके लिए यहाँ पे काम ढूंढें, या आप खुद नेट पे बैठ के अपना काम तलाश करें। अगर किसी कंपनी के टच में आप आते हैं, या आपके रिश्तेदार या दोस्त जो जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो आपके लिए काम ढूंढते हैं, तो फिर उसके लिए फिर रूल्स हैं। तो आपका काम सीरियस हो, जिस कंपनी में आप काम अप्लाई करेंगे वो कंपनी सीरियस हो, तो फिर उसी कंपनी के थ्रू आप वर्क परमिट का वीजा अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आप काम ढूंढेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। ये हैं चौधरी अली रजा खटाना साहब। पीएचडी होल्डर वालों को क्या डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं क्या? और सेकंडली पीएचडी होल्डर वाला जो उनमें पढ़ा रहे है, क्या उनके स्वीडिश गवर्नमेंट पैसा भी देती है क्या? जी, पीएचडी वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मिल चुकी है, हम्म, पीएचडी वाले। हम्म, तो ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं, अगर एज अ डॉक्टरेट पीएचडी स्टूडेंट आप आते हैं, आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ना कुछ फीस मिलेगी, कुछ ना हम्म, कुछ। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स आप किस फील्ड में है, लेकिन हम्म। कुछ ना कुछ वहां से मिलता है आपको फीस, आपको सैलरी मिलेगी। और उसके बाद ये ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पूरी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यस यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। यस।
ये एक बाबर अजीम साहब हैं, सलाम। मैंने अपनी फैमिली के लिए अप्लाई किया है, 2 मंथ हो गए हैं। केस नंबर नहीं आया। हम्म, जी, ये हाँ डिपेंड जी। करता है कि आपने कैसे अप्लाई किया। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपका केस रजिस्टर हो गया, आप केस नंबर आ जाता है। लेकिन अगर ईयू वाले हैं तो फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते, आपने इमिग्रेशन बोर्ड में जाके अप्लाई किया होगा। लेकिन हाँ, आपको नॉर्मली घर में एक लेटर आ जाता है। वो कई बार 2 हफ्ते बाद आता है, कई बार 2-3 महीने बाद आता है। हम्म। इसमें लिखा होता है कि फलां बंदा, आपका केस रजिस्टर हो गया है और आपकी आपकी फीस हमें मिल गई है, ये आपका केस नंबर है। तो नॉर्मली ये होता है कि वो आपको घर में लेटर भेज देते हैं। अगर आपका नहीं आया, सर जी, आप इमिग्रेशन बोर्ड के ऑफिस में जाएं, अपना पासपोर्ट या अपना आईडी, अपना कार्ड की कॉपी लेके जाएं, कहें कि मेरे मेरा इस डेट को अप्लाई किया था, ये मैंने फीस पे की है, ये उसकी कॉपी है, आप प्लीज मुझे मेरा केस नंबर निकाल के दे दें, तो वो आपको दे देंगे। बहुत ईजी है ये तो काम। सलाम, हम अगर स्वीडन से फैमिली अप्लाई करें तो कितना टाइम दरकार होगा पाकिस्तान से? जी, अच्छा, ये दो चीजें हैं। अगर आप तो जो अप्लाई कर रहे हैं उसको पहले से यहाँ का कार्ड मिल चुका है 5 साल का, हम्म। अगर वो बंदा अप्लाई करेगा तो हाँ, साथ साथ में ये भी कह दूं, आजकल काफी लोग जो हैं, जो अपनी फैमिली का अप्लाई करके खुद फंस जाते हैं। कुछ लोग, मैं आपका सवाल का जवाब बाद में देता हूँ, ये मेरे दिमाग में अभी चीज आ गई। कुछ लोग 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको कार्ड मिले हुए हैं 5 साल के, फिर साल 2-3 साल बाद सोच के मैं अपनी फैमिली का अप्लाई करता हूँ। जब वो अपनी फैमिली का अप्लाई करते हैं तो वो फिर पूछते हैं कि भाई, आप 2-3 साल से आपके पास कार्ड है, आप बताएं कि आपने यहाँ पे क्या किया 2-3 साल से, हम्म। आपका टैक्स गया या नहीं। हम्म। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका टैक्स नहीं गया होता, ठीक नहीं गया होता, वो लेट गया होता है और उनको तनख्वाह नहीं मिली होती, तो उनके कार्ड जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। मेरे पास हफ्ते के 2-3-4 ऐसे केस आजकल आ रहे हैं उन लोगों के जिनके कार्ड मिले हुए कैंसिल हो रहे हैं। और ये तब कैंसिल करते हैं जब आप अपनी फैमिली के अप्लाई करते हैं। वो इंक्वायरी फिर करते हैं कि आप पिछले शुरू से लेके एंड तक आपने क्या किया। ये तो हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यह है कि आपका सवाल था कि कितना टाइम लगेगा। अगर आपको कार्ड मिला हुआ है और आपका पीछे से काम ठीक चल रहा है, टैक्स ठीक चल रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं, तो नॉर्मली बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे केस भी हैं जिनका हफ्तों में काम हुआ है, और ऐसे केस भी हैं जिनके भी 1.5 साल हो गया अभी नहीं आए। तो कुछ केस वो कुछ महीनों में हो जाते हैं। मेजोरिटी केस मैं कहूंगा कि 6 महीने तक हो जाते हैं। कुछ केस लटक जाते हैं, वो साल 1.5 साल लग जाते हैं। ये आसिफ दुरानी साहब कह रहे हैं कि केस ऑफिसर ने लगाया, आपका केस केस नंबर नहीं मिला। जी, आपको मैं यही कहूंगा जो मैंने पहले कहा, अगर आपको केस नंबर नहीं मिला तो आप इमिग्रेशन बोर्ड के ऑफिस में चले जाएं, जो आपने फीस पे की उसकी कॉपी दिखाएं, आपके डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये मैंने पुट किया। वो आपको सिस्टम में ढूंढ के दिखा देंगे कि आपका केस नंबर क्या है। वरना ये भी होता है कि आपको तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर केस अप्लाई करने के बाद आपके घर में लेटर आ जाता है कि आपका केस रजिस्टर हो गया और ये इसका केस नंबर है। एक साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं असाइलम पे हूँ, तो क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ? अगर आप असाइलम पे हैं तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास अगर अगर आपके पास पहला लाइसेंस है, और हाँ सॉरी, आपके लिए नहीं होगा, सॉरी मैं, क्योंकि इसके लिए ये होगा कि आपके पास, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपने कितनी देर से लिया हुआ है। क्योंकि आप जो है, आपके पास अपने मुल्क का लाइसेंस है, जो लाइसेंस आपके पास है, आप असाइलम सीकर हैं, तो मैं यही अज्यूम करता हूं कि आप यहाँ पे नए हैं और आपके पास सिर्फ अपने मुल्क का लाइसेंस है, जो आप सिर्फ 1 साल चला सकते हैं। 1 साल के नहीं बाद तो आप नहीं चला सकते, फिर आपको अगर आपके। वो अगर वो यहाँ सीख कर ड्राइविंग लाइसेंस करना चाहे तो वो कर सकता है? जी, वो कर सकता है, बिल्कुल वो कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकता है। टैक्सी के लिए ये होता है कि आपके पास ना 2 साल लाइसेंस पहले हो, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके हम्म। बाद आप टैक्सी करते हैं। तो शायद एक आप उस तक ना पहुंचे हुए हो। एक वकास साहब हैं, वकास, वो भी इटली से हैं मेरे ख्याल में, अजीलो लफ्ज बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो पॉलिटिकल स्टेक है वो 5 साल का कार्ड है, तो क्या मैं स्वीडन में कागज चेंज करवा सकता हूँ? नहीं,
आप क्योंकि आपके पास लिमिटेड कार्ड है, आपके पास ईयू कार्ड नहीं है, तो आप जैसे दूसरे लोग आ रहे हैं वैसे आप नहीं आ सकते। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर आपको यहाँ पे काम मिल जाए किसी अच्छी कंपनी में, हम्म, आम कंपनी में नहीं, अच्छी कंपनी में, और आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम्म। आपके लिए वही रूल्स हैं जो उस बंदे के लिए जो पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर रहा हो। आपके लिए कोई यानी कि नहीं बेनिफिट नहीं है आपको इस कार्ड से। एक कह रहे हैं कि सर किस टाइप के काम में महारत हो तो इटालियन पेपर आसानी से तब्दील हो सकते हैं। क्या ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर आपको ऐसा काम मिल जाए कि जिसमें आपने गाड़ी चलानी है हम्म, और टैक्सी ड्राइवर की या टैक्सी लाइसेंस की जरूरत नहीं, तो ऑफ कोर्स। लेकिन आज आके बात वही हुई मेरी जान कि आपको यहाँ आके काम ढूंढना पड़ेगा। आप बेशक रेस्टोरेंट में कहते हैं बर्तन धोएं या कुछ और काम करें, वो आपको काम मिलना जरूरी है, लाइसेंस हो या ना हो। काम मिले, आपका टैक्स जाए, आपको सैलरी मिले, तो आपको मिल जाते हैं, आपको कागज चेंज हो जाते हैं। एक दोस्त ने स्वीडन अपना यूनान से सवाल किया है कि जो हमारे दोस्त यूनान से गए हैं और एजेंटों के हत्थे चढ़ गए हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको अब मैं क्या करूं, उनको वो कुछ नहीं कर सकते, उनको उनके पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और आपकी अपनी गलती कि आपने एजेंटों को पैसे दिए। ये है कि आप ऑफ कोर्स अगर आपको आपको ब्लैकमेल किया गया, आपका टैक्स पे नहीं किया हुआ, आप अगर उन पे केस करेंगे तो खुद भी फंस जाएंगे कि आपने रिश्वत दी, आपने डॉक्यूमेंट में वो पे करके लिए। लेकिन ये क्योंकि ये तो एक गैर कानूनी चीज है। हम्म, लेकिन अगर आपके टैक्स पे नहीं हुए, आपने केस अप्लाई किए हुए हैं, तो जल्द अज जल्द अगर आपके केस का फैसला नहीं हुआ तो काम चेंज करके अच्छी जगह से आप काम करें और अच्छी जगह से आपका टैक्स जाए। इसके अलावा तो और मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे ख्याल में। बस सवालों की तो बुछाड़ हो गया खटाना साहब। तो एक ने कहा कि हाउ टू चेंज वर्क वीजा टू स्पूज वीजा और एक्सटेंड टू स्पूज वीजा। अच्छा, अच्छा, उनके पास वर्क वीजा है, वो स्पोर्ट्स वीजा से चेंज करना चाहते हैं या हाँ, एक्सटेंड कर देते हैं वर्क वीजा। हाँ जी। ठीक है, हाँ, फिर ये इसका ये है कि बंदे को पूरा सवाल में एक्सप्लेन कर दूं कि बंदा सवाल क्या कर रहा है, ताकि हाँ, जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ आए। थोड़ा थोड़ा एडिशनल कर देता हूँ। हाँ, अगर आपके पास वर्क परमिट है स्वीडन का, हाँ, अगर आप वर्क परमिट है जो आपको 2 साल का मिलता है, दो हाँ, साल के बाद आप एक्सटेंड कराते हैं, 2 साल के लिए ये हो रहा है, आप एप्लीकेशन पुट करते हैं, हाँ, आपको 2 साल का और मिलता है, वो 4 साल का आपको मिलता है। चार हाँ, साल अगर आपके पास वर्क परमिट हो, आपका टैक्स ठीक गया हो, आपकी सैलरी ठीक गई हो, आपकी फर्म में जो इंश्योरेंस की डिमांड है वो सारी ठीक ठाक गई हुई हो, जो जो डिमांड है वो फुलफिल हुई हो फ्रॉम द डे फर्स्ट डे टू द वेरी लास्ट डे, तो फिर आपको परमानेंट यहाँ का रेजिडेंसी मिल जाती है। हाँ, अब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपके 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद अगर आप काम से वर्क परमिट से चेंज करना चाहते हैं, हाँ, वो आप कर सकते हैं। आप वर्क परमिट से बिजनेस वीजा पे भी आ सकते हैं। हाँ, फिर बिजनेस वीजा की लेने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बिजनेस वीजा के लिए आपके पास हाँ, पैसे हो, आपके बिजनेस प्लान हो, बजट हो, आपने हाँ, शो करना है कि आपका बिजनेस चल रहा। वो जो डिमांड है वो आज तो नहीं बता सकता, लेकिन वो काफी डिमांड्स हैं। अगर आप हाँ, वो डिमांड्स फुलफिल करेंगे तो आपको वर्क परमिट से बिजनेस वीजा चेंज हो जाएगा। ये हो हाँ, गया। अगर आप वर्क परमिट से सपोज यानी कि हाँ, आप शादी करके किसी और के साथ चेंज कर लें, अगर फॉर हाँ, एग्जाम्पल आज आए हैं, वर्क परमिट आपके पास है, साल बाद आपको लड़की मिल जाती है, लड़के किसी के साथ शादी कर लेते हैं या उसके हाँ, साथ इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। उस हाँ, बंदे के पास अगर स्वीडिश पासपोर्ट है या आपके पास उसके पास यहाँ का कोई ना कोई रेजिडेंसी है तो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल यही होता है हाँ, कि आपने ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास किसी एक टाइप का वीजा है ना, हाँ, वर्क परमिट है या हाँ, स्टडी वीजा है, तो हाँ, आप ये नहीं करना कि आज आए हैं वर्क परमिट लेके और कल दूसरी एप्लीकेशन पुट कर दी। नहीं, हाँ, हाँ, अगर आप काम के लिए आए तो पहले काम करें, आपका टैक्स जाए, फिर तकरीबन अगर साल के बाद टैक्स जाने के बाद हाँ, 10-12 महीने, 15 महीने या उससे ऊपर जितना भी जाएगा, उसके बाद अगर आप चेंज करेंगे ना कि अब मैं पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से मेरी एक रिलेशनशिप भी है, तो अब मैं रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, तो फिर आप उसकी एप्लीकेशन पुट कर देंगे। उन्होंने अच्छा, आगे जाके यही देखना है, 2-3 चीजें कि आपका ये रिश्ता है, रिलेशनशिप ये सच्ची पक्की है या नहीं। हाँ, दूसरा ये देखना है कि आपने यहाँ पे आके काम किया या नहीं, क्योंकि आप हाँ, वर्क परमिट पे आए हैं। अगर हाँ, आपने काम नहीं किया, तो रूल तो यही है कि आपको वापस अपने मुल्क भेजा जाए और अपने मुल्क से आप अप्लाई करेंगे। हाँ, जो करने आप यहाँ पे आए थे, वो काम करने आए थे।
काम अगर आपने किया, टैक्स पे किया, सारे डिमांड फुलफिल हैं और साल, सवा साल, 1.5 साल बाद अप्लाई करते हैं, तो आसानी से आप चेंज कर हम्म, आते ही नहीं करेंगे। अगर आते ही चेंज करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि आपने अपने मुल्क जाके वहां से अप्लाई करना है। तो हम्म। ये हो गया। ये तो इतने सवाल आ गए हैं ना खटाना साहब, आप इनके काबू आ गए हैं आज। माशाल्लाह। हाँ, ये कि पाकिस्तान से फैमिली बुलाना हो तो चाइल्ड एज कितनी हो? जी, वो डिपेंड करता है। अगर आप ईयू कार्ड होल्डर वाले हैं, यानी कि जो लोग ईयू कंट्री से शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ग्रीस, इटली, स्पेन की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो चाइल्ड की एज है 21 है, लिमिटेड, कि बच्चे की उम्र जो 21 21 से नीचे है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 21 से ज्यादा है तो फिर आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, मतलब ये कि उसके बच्चे के जितने खर्चे हैं वो आप कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल कई केसेस में हो जाता है कि 21 से ऊपर वाले बच्चों को भी मिल जाए। बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम, लेकिन कई बार तुक्के लग जाते हैं, हो जाता है। उसमें आपने यही शो करना पड़ता है कि आप बहुत पुराने सालों से 5-10 साल बैक आप अपने बच्चों का खर्चा कर रहे हैं, आप उनको पैसे रेगुलरली भेज रहे हैं। तो उसके लिए आपको फिर शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कि आपने रिया के थ्रू या जो भी इस तरह की कंपनीज हैं उनके थ्रू उनको पैसे भेजे हैं। तो ये तो अगर डिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन हाँ नॉर्मल 21 है। अगर आप क्या कहते हैं वर्क परमिट पे आए हैं तो या फैमिली वीजे पे आए हैं तो 18 साल की एज की लिमिट है। अच्छा सर, ये क्या कह रहे हैं सर, अगर सवाल इतने आ रहे हैं ना, पकड़े नहीं जा रहे। जहां जेब साहब का तो कोई नहीं, ये इफ्तिखार साहब क्या कह रहे हैं? सर, मेरा टैक्सी की कंपनी है, क्या मैं कोई बंदा ग्रीस से जिसका पास ग्रीस का टैक्सी लाइसेंस हो उसको जॉब पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं तो रखें। अब ये आपके पास आपने शो करना है मेरी जान, जिनकी टैक्स कंपनी है, कि आपकी कंपनी में उस बंदे के लिए काम है। वो हाँ, नॉर्मली यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की कमी है। हाँ, तो अगर आपको आपके पास कंपनी है, आपके पास टैक्सी है, तो उसका ऑफ कोर्स उसका जो टैक्सी लाइसेंस है वो चेंज भी हो सकता है। आप ट्रांसपोर्ट सीरीज से रब्ता करें, वो आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं उसका टैक्सी लाइसेंस चेंज करने के लिए। नॉर्मली यही होता है कि आपको उनको ग्रीस से डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेंगे कि उनके पास लाइसेंस कितनी देर से वहां से है और वहां का टैक्स वगैरह उसने पे किया हो, तो लाइसेंस चेंज हो जाता है। और फिर आप उसका एप्लीकेशन पुट कर देंगे, फिर वो बंदा काम करेगा। काम करने के बाद उसको जो सैलरी है वो हर महीने टाइम पे भेजें, उसके अकाउंट में भेजें, उसका टैक्स ठीक से पे करें। अगर सब कुछ ठीक जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको मिल जाएगा। यस, पॉसिबल है, मुमकिन है। ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों के एक्सटेंशन मेरे वीज़ा पर हैं। पहले आया वो मेरा खुद का, बाद मैं पहले आया, बच्चे बाद में, सबको 3 साल का वीज़ा मिला। डिसीजन के साथ साथ परमानेंट के लिए एक्सटेंशन है। मैंने अजाइलम बेस की वजह से परमानेंट नहीं मिला। अंडर क्या क्या था, लेकिन मेरा सवाल यह कि अब अगर अपील के बाद मुझे परमानेंट मिलता है तो क्या मेरे बच्चों का स्टेटस भी चेंज होगा? मैं ये सवाल आप पूरा समझा नहीं, आप एक बार फिर पढ़ देना मुझे। मुझे भी समझ नहीं आ रही वो उर्दू किस तरह की उन्होंने लिखी हुई है, मुझे भी असल में समझ नहीं ना आ रही। ये असाइलम पर है। असाइलम पे है, असाइलम पर है जी। हम्म, खास यार ये मेरे बच्चों का एक्सटेंशन मेरे वीजा पर है जी। जी। ए, पहले आया और मेरे बच्चे, मैं खुद बाद में, बच्चे पहले आए मैं खुद में आया, सबको 3 साल का वीजा मिला। हम्म, डिसीजन के साथ साथ परमानेंट के लिए एक्सटेंशन है। मैंने अजाइलम बेस की वजह से परमानेंट नहीं मिला, तो हम्म। अभी क्या अंडर, लफ्ज नहीं मुझे समझ आ रही वहाँ आपकी जुबान का है। ये मुझे समझ नहीं आएगी। मैं ये काफी चीज इसने मिक्स कर दी और इससे अच्छा, पूछना भी पड़ेगा कि आपके पास पहले किस टाइप की रेजिडेंसी थी, उसके बाद अभी असाइलम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या पहले असाइलम था। चलो या उसको रहने दे फिर। मुझे बाद में रब्ता कर लें तो ऑफ कोर्स मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, कोई ऐसी बात। ईयू नेशनल पाक से ब्रदर सिस्टर को बुला सकता है? जी, ये भी बहुत कॉमन कॉमन सवाल है। सवाल का जवाब तो है हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कुछ डिमांड्स हैं। अगर कोई भी ईयू नेशनल
किसी भी दूसरी ईयू कंट्री में शिफ्ट होता है हाँ, तो वो अपने बहन भाई, अपने वालिदैन जिनकी एज ज्यादा हो या और किसी रिश्तेदार को बुला सकता है। उसकी डिमांड यही है कि आपने शो करना है कि देयर इज, ये एक ना डिपेंडेंट रिलेशनशिप है आपके इन बिटवीन, हाँ, कि आपके जो बहन भाई हैं जिन्होंने आपका पूछा, या वालिदैन या दूसरे रिश्तेदार, उनका जो खर्चा है, जो उनका डेली मंथली खर्चा है, आप पिछले कई सालों से उनको शो कर रहे हैं। हाँ, फिर इसकी ये मिसाल है कि यूके में आज से कुछ साल पहले बहुत से लोग शिफ्ट हुए इटली और स्पेन से। हाँ, वो जितने भी शिफ्ट हुए और दूसरी कंट्री से भी, लेकिन मोस्ट इटली और स्पेन से शिफ्ट हुए, और जितने भी शिफ्ट हुए उन्होंने खुद तो गए, उनकी अपनी मेन फैमिली भी आ गई, और साथ-साथ उन्होंने अपने वालिदैन का, बहन-भाइयों का, कज़िन्स का अप्लाई किया और बहुत सारे को मिल गया। हाँ, शुरू में लोगों को बहुत आसानी से मिल गया। अब यह वो सिस्टम नहीं रहा, इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो केस बहुत ही गहराई से देखते हैं। इसका ये है कि हर ईयू कंट्री जो है, वो उसका जो प्रोसेस रूल तो सेम है, क्योंकि ये ईयू कानून के अंदर आता है, लेकिन उनका जो प्रोसेस का तरीका है वो डिफरेंट है। वो उसको उनकी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। तो हाँ, डिफरेंट कंट्री में इसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मैं हाँ, आपको स्वीडन का ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी पॉसिबल है, मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे शो करना कि आपकी एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं या आपके दूसरे पेरेंट्स हैं, वो कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन है मुमकिन। आपको ये हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी कि आप कई सालों से आप उनका खर्चा भेज रहे हैं मंथली, उनके बैंक अकाउंट में या किसी और तरीके से, और उनका इर्द-गिर्द आपके अलावा भी और कोई है नहीं। अगर आपके बहन-भाई हैं, तो उनका और कोई नहीं। उनका और कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिज़नेस नहीं। अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स का कोई और ख्याल करने वाला और कोई बंदा है ही नहीं। आप अकेले ही रह गए हैं, और कोई नहीं रह गया, आप ही ख्याल करने वाले हैं। दूसरे जो आपके बहन-भाई हैं, वो उनका ख्याल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं। तो डॉक्यूमेंट पे होगा, कुछ केसेज़ हो जाते हैं और कुछ केसेज़ नहीं होते। कई बार बंदे का लक भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, बंदा ये कर सकता है, केस अप्लाई कर सकता है, बाकी आगे आपकी किस्मत है। ये ज़रा टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता जा रहा है। तो आप यकीनन थक गए होंगे, घंटे से मैं बोल कब रहे नहीं हैं। थकता, ये मेरा काम है। हाँ, तो ये अशफाक मलिक साहब हैं, स्वीडन पेपर चेंज करने के बाद नेशनैलिटी कितने साल बाद मिल जाएगी? जी, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का वीज़ा है। हुँ, अगर आप स्पोज़ वीज़े पे आए हैं, फैमिली वीज़े के साथ आए हैं, तो हुँ, आप 3 साल के बाद अप्लाई करते हैं। हुँ, वरना ये होता है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द अदर जो होते हैं रूल्स, कि हुँ। किसी और के हिसाब से आप आए हैं, तो 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अज़ीम ज़की साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ईयू कार्ड है, 6 मंथ हो गए हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। अपना और वाइफ का अभी अप्लाई किया है, 2 मंथ हो गए हैं। क्या अ अ पीछे जो काम किया है 4 मंथ, वो भी काउंट होगा? जी, फिर आप मेरे ख्याल में यहाँ पे रह रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है और स्वीडन में आपका रह रहे हैं ये। जी, जी। ऑफ कोर्स आपका सारा काम वो देखेंगे, आपका सारा टैक्स जो है वो देखेंगे, आपकी पे स्लिप पे देखेंगे, आपका बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट वो देखेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे आया या नहीं आया। जी वो हाँ, उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 महीने से अप्लाई किया है, जो पिछले 4 महीने हैं वो भी मेरे काउंट होंगे? जी बिल्कुल वो भी होंगे। जी, ये कहें बिलाल मुमताज साहब, सर मेरा इटली में अजाइलम कमीशन आया जो मैं दे आया हूँ, अब पहले 15 दिन बाद उनका फिर ये आपके मुतलका नहीं है। जी, ये जी। ये इटली ठीक है, वालों जी, ये ठीक है बिल्कुल। इटली का। मेरा टैक्सेशन आया 2300, जो मैंने उनको वापस करना है। मैं इनसे सही करवाने गया था कि मैं 2018 सपोर्ट नंबर काम कर रहा हूँ। तो 2019 का खाली दिया, तो मैंने लिखकर करवा लिया, मगर अभी तक इसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इन्होंने टैक्सेशन इनका आया था 2002 23,000 का जो इन्होंने हाँ जी। वापस करना है। हाँ। तो मैंने इन्होंने सही करवाना था लेकिन अभी सही नहीं हुआ। हम्म, 2019 में खाली दिया था लेकिन अभी जवाब नहीं आया। हम्म, मैं पूरी बात तो यार आपकी समझा नहीं बाबर भाई। आप टैक्स ऑफिस जहाँ भी आप रहते हैं ना स्वीडन में, तो अपने इलाके में टैक्स ऑफिस में जाएँ,
और उनसे आप बताएं कि आपका जवाब क्यों नहीं आया, क्या वजह है। और साथ अगर वो जवाब आपको ठीक नहीं देते, तो उनको भी समझ नहीं आती, तो किसी अकाउंटेंट से, जो अकाउंटिंग करता है, उससे पूछ लें, वो आप इसकी हेल्प कर सकता है टैक्स के रूल्स के मुताबिक, कि कैसे आपका जो मामला है वो क्या कहते हैं ठीक हो। वैसे मैं आपकी पूरी बात सही नहीं समझा, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप टैक्स ऑफिस में जाएं, और वो आपकी जो है बात सुनेंगे और आपको कुछ ना कुछ हल, मसले का हल बताएंगे जरूर। अगर नहीं तो बाद में मुझे आप फोन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खटाना साहब। आपका शुक्रिया। सवाल अभी भी बहुत हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो हम आपको तकलीफ जो है वो देते रहेंगे, कोई बात नहीं। ताकि ये आपको अंदाज़ा हो गया कि लोगों को आपकी कितनी ज़रूरत है। तो लोग कितनी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। अभी भी 50% सवाल जो है वो मैंने लिए हैं। अभी भी 50% जो है ना बकाया पड़े हुए हैं। अगर जी हम जी, शाम तक बैठे रहें तो सवालों के जवाब नहीं खत्म होंगे। जी। आई अंडरस्टैंड। मैं होपफुली कि जो जवाब मैंने दिए, उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हाँ। और जैसे मैंने पहले कहा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यूट्यूब में कोई ना कोई वीडियो आइंदा लगाता रहूंगा, हाँ। ताकि आने वाले दिनों में भी लोगों को जो सवाल है, उसके काफी सवालों के जवाब वहां पे आपको आसानी से मिल जाए। यूट्यूब पे भी लगाते रहेंगे, हम भी आपको तकलीफ देते रहेंगे, जी जी, तो ये ता जिम्मेदारी है हमारी। ताकि लोगों के बराह रास्त ही जवाबात दिए जा सकें। उनके बिल्कुल लोगों के ज़हन में बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन होती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मेरे ऐसी ख्याल बात। में वो दोबारा ये साहब ने, आई अप्लाइड एक्सटेंशन ऑफ आवर 3 ईयर अजाइलम वीज़ा। आप पढ़ सकते हैं ना, आप सामने नजर मैं आ रहा पढ़ होगा। सकता हूँ। आई अप्लाई द एक्सटेंशन ऑफ अवर 3 years asylum visa. Together with the extension, I also applies for permanent on job base. We all got 3 year visa. My question is, if I get permanent residency, when would my family to get permanent residency? I have permanent job with a well established company. Okay, आप इस बंदे को, भाई साहब को यहाँ पे असाइलम मिला हुआ है, तो 3 साल से ये असाइलम पे रह रहे हैं, जैसे मैं समझ रहा हूँ। अभी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है परमानेंट के लिए। अब इनका सवाल यह है कि इनकी फैमिली को परमानेंट कब मिलेगा। मेरी जान, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, असाइलम के साथ यहाँ पे रह रही है, तो जब आपको परमानेंट मिलेगा तो आपकी फैमिली को भी मिल जाएगा। मगर अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो पाकिस्तान में है, तो फिर पहले आपकी फैमिली को यहाँ पे आना पड़ेगा, आके रहना पड़ेगा। तो शायद 2 साल लग जाए आने के बाद उनको परमानेंट मिलने में। लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ पर है, तो अगर आपको मिलेगा तो आपके साथ उनको भी मिल जाएगा, अगर वो आपके साथ रह रहे हैं शायद शुरू से। तो ये सवालात के जवाबात तो ख़त्म नहीं होंगे। तो मुझे ये एक सवाल आखिरी जवाब दें कि जी जी। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनका स्वीडन की जो सियासत है उसमें क्या रोल है? जी, हमारे काफी दोस्त हैं स्वीडन में, जो एक्टिव हैं। स्वीडन की पार्टीज में, काउंटी काउंसिल्स में है एक्टिव। हमारी जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, उनमें काफी पाकिस्तानी हैं जो एक्टिव हैं यहाँ पे। और दूसरी पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टीज, मिलियो पार्टी है, देखो पार्टी है, वहाँ पे पाकिस्तानीज हैं। तो काफी पाकिस्तानीज हमारे हैं जो एक्टिव हैं। अभी हमारे पाकिस्तानी कोई पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं, लेकिन जो काउंसलर हैं वो काफी हैं, अच्छी तादाद में तो नहीं, लेकिन देर आर फ्यू। वो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है वो आ रही हैं। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़े पले बड़े हुए या जो नए आ रहे हैं, वो यहाँ की जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ का हिस्सा बने। मैं यहाँ की यूथ को, और पूरे यूरोप में जहां भी पाकिस्तानी यूथ रह रही है, जो अभी आ रहे हैं या पहले से रह रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा कि वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बने, उनमें एक्टिव हों, अच्छा रोल प्ले करें, और बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बहुत ही, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अभी भी पुरानी पाकिस्तानी सियासत में बिजी हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ की हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बने हर मुल्क में। इसमें आपने आगे आना, नंबर 1। ये एक आखिरी सवाल मैंने कहा ये को डॉक्टर साहब है, इनका मैं ले लूं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज
for medical doctor to start career in Sweden? I mean a kind of program leading to practice. जी, द आंसर इज यस। सवाल का जवाब हाँ में है। डॉक्टर के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आती हो थोड़ी बहुत, और ये बंदा यानी कि ना डिस्टेंस पे बैठ के स्विच बना सीख लेता है। इसके लिए आपको जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं उनसे खुद रब्ता करें। डॉक्टर्स की यहाँ पे थोड़ी कमी है, पहले थी, अब मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक देयर इज लिटिल बिट। आप हॉस्पिटल पे रब्ता करें, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स पता करें, जॉब सर्च करें। अगर आपको काम मिल जाता है ऑफ कोर्स फिर वो आपकी हेल्प करेंगे वर्क परमिट में। काफी दोस्त आपका फोन नंबर पूछ रहे हैं। देखिए, फोन नंबर पे मैं आपको दे भी दूंगा, मैं आपको मिलूंगा नहीं फोन पे। मैं फोन पिकअप बहुत कम करता हूँ। उसकी वजह ये होता है कि देर टाइम मैं अक्सर कोर्ट्स की हियरिंग्स में होता हूँ, कोर्ट्स में होता हूँ या दूसरे मीटिंग्स में होता हूँ। बहुत सारे मुझे ईमेल या फोन आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं पिकअप नहीं करता नॉर्मली, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं होता। कई बार दिन में मैं 20-25 मेरे पास मिस कॉल होती हैं। बहुत सारे लोग मुझ पे गुस्सा भी होते हैं और वो तनकीद भी करते हैं, कुछ गालियां भी शायद देते होंगे कि यार ये बंदा किस तरह का बंदा, फोन नहीं पिकअप करता। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसा है कि मेरा काम ऐसा है कि मैं नॉर्मली वीक में 2-3 दिन तो मेरे कोर्ट में लग जाते हैं, वो दिन तो मैं एक भी फोन पिकअप नहीं करता। बाकी दिन जो है वो तैयारी में आगे पीछे लगते हैं। लेकिन मेरा छोटा भाई, वो मेरा असिस्टेंट है, तो उसका जो है वो आप काशिफ खटाना फेसबुक पे आप उसको सर्च करें, काशिफ खटाना, तो आपको मिल जाएगा, वहां पर उससे रब्ता कर लें, वो ईजी रहेगा। तो आखिरी सवाल मैं ही आपसे करूंगा कि उनका तो कुछ निकालना चाहिए जिनके साथ जो ग्रीस से स्वीडन में गए, उनके साथ फ्रॉड हुआ, जी जी, उनका कोई ना कोई खटाना सब हाल जरूर निकालना चाहिए। और उन लोगों उनका के हल साथ यही है। जुल्म हुआ है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनको माफ नहीं करना चाहिए। माफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, एक तो ये है कि जिन लोगों के साथ जिनको ने पैसे दिए, पैसे दे के पेमेंट्स, वर्क परमिट्स या जो भी डॉक्यूमेंट ने खरीदे, ये अक्सर उन्हीं के दोस्त होते हैं, उन्हीं के जानने वाले शुरू से हैं, या कुछ लोग हम दूसरे भी होते हैं। बस यही है कि आप उनको उनके गिरेबान पकड़ें, उनके पास जाएं, साथ कुछ और अपने साथी लेके जाएं, उनके साथ बैठें, एक अच्छे तरीके से उनसे बात करें। अगर आपका काम नहीं हुआ, आपने पे किया हुआ, आपका टैक्स पे नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं कुछ लोगों ने यहाँ पे जो पे स्लिप होते हैं ना मंथली, एक तो जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट पे किए ना, आप डॉक्यूमेंट लेने के आपने 1000, 2000, 3000 यूरो पे किए, फिर जो आपका मंथली टैक्स है 700, 800, 900, 600, 500 यूरो, वो आपने वो पे किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि जो आपको पे स्लिप आती है ना कि आपको इतना टैक्स मिलेगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उस पे स्लिप को लेने के लिए पे किए हैं लोगों को पैसे। यानी कि उसके अलावा जो पहले दिए हुए हैं, पे स्लिप लेने के लिए लोगों को पैसे दिए हुए हैं। और आप इसका हल यही है कि आप उन लोगों के पास जाएं और जाके उनको साथी लेके जाएं, उनके जानने वाले, आपके जानने वाले। मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं इन सब चीजों को डील कर सकूं, लेकिन आप अपने साथियों को साथ लेकर जाएं, उनके साथियों को लेकर जाएं, उनको बिठाएं, उनको शर्म आए कि उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, कम से कम कुछ ना कुछ आपको वापस करें, क्योंकि आपके कागज भी नहीं मिले, आपको यहाँ का कार्ड नहीं मिला कुछ काफी लोगों को, तो कुछ ना कुछ आपको वापस मिले। कुछ लोगों के यहाँ के पुलिस केसेस भी हुए हैं और पुलिस इंक्वायरी भी हुई है, लेकिन ये है कि काफी लोग जिन्होंने पैसे लिए वो आगे पीछे हो गए हैं। बहुत सारे लोग वो यहाँ पे मुल्क छोड़ गए हैं। लोगों ने यहाँ पे आके साल 2-3 साल बिजनेस किया, पैसे कमाए, वो कुछ वापस ग्रीस चले गए, कुछ स्पेन चले गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ मिलते नहीं। तो ये मुश्किलात है, इतना आसान काम ये नहीं है। हम्म, तो इसमें मैं डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकता कि आप ये करें तो ऐसा होगा, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कुछ साथी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, उनके रिश्तेदार, उनके साथी, ताकि उनको शर्म आए कि उन्होंने ये कितना बड़ा धोखा किया लोगों के साथ। बस खटाना साहब, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। इंशाल्लाह। इनका जी जी, दीन मजहब सिर्फ और सिर्फ पैसा है, इंसानियत नहीं है। ये बिल्कुल। कहते हैं पैसा। मेरी उम्र खटाना साहब गुजर गई है सिर्फ खिदमत करते हुए, जी जी, कम्युनिटी की खिदमत करते हुए। देखिए, ये आपका प्रोग्राम भी हो रहा है, ये फी सबिलिल्लाह लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जी जी, जज्बा के प्लेटफॉर्म से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, गाइड किया जाए। मैं जब जर्मनी आया, जी जी, मेरे जैसे बंदे को इन लोगों ने माफ नहीं किया, हम्म, पैसे लेने वालों ने बिल्कुल उन्होंने माफ नहीं किया। मैंने उनके इतने इतने काम किए,
मैं अभी ऑन एयर मैं बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 1 यूरो भी मुझे नहीं छोड़ा। ये इतने ऐसा ही होता है। जालिम लोग हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। आमीन जी। इनका पता नहीं इन्होंने कब्रों में ये पैसा लेकर जाना है, कहाँ ये पैसा लेकर जाना है। पैसा जब दुनिया से इंसान चला जाएगा, पैसा उसके तो किसी काम नहीं आना, उसके अमाल ही काम आने हैं। तो बिल्कुल जो जिन लोगों ने स्वीडन में लोगों के साथ ज्यादती की है, मेरी और आपकी भी उनके साथ उनसे अपील है कि जी। मेहरबानी फरमाएं, अगर आपके साथ किसी से ज्यादती हो गई है तो उसका जी कोई ना कोई प्लीज अजाला कर दे। बिल्कुल ही इंशाल्लाह दुआई करते हैं। और ये है कि जो लोग जो नए आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एहतियात से आएं, ऐसे बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए लोगों से मिले आप कोई चीज़ ना कीजिएगा, किसी को पैसे ना दीजिएगा। क्योंकि अक्सर मुझे कॉल आती रहती हैं और नॉर्मली बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो लोग अक्सर जो 2-3 साल पहले जो जिन्हें बिज़नेस किया वो चले गए हैं। वो पैसे लेके गायब हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। बिल्कुल वो अब सही, यहाँ नहीं रहे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल बंदा सही, उनको कहाँ से पकड़े? लेकिन जो यहाँ पर हैं, जो जिनको आप जानते हैं, जिनके पैसे लोगों ने धोखा दिया, आप उन्हीं के साथ बैठें, उनके साथियों के साथ बैठें ताकि उनको शर्म आए। बिल्कुल यही सही, बंदा कह सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही कहा आपने। तो आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम यही है कि अभी तो जो सिचुएशन कोरोना की चल रही है, आप क्योंकि ज़्यादा बात इमिग्रेशन की हो गई, तो अभी स्वीडन में जो हालात हैं, काम लोग मैंने बताया 90,000 लोग वो हम्म, काम से फ़ारिग हो गए हैं। अब ये हम्म, नंबर बढ़ेगा, हम्म, तो यहाँ पे काम की पॉसिबिलिटी अभी कम होगी। बिल्कुल सही। काम की पॉसिबिलिटी पूरे यूरोप में कम होगी ऑफ कोर्स। तो हम्म, आप जहाँ पे हैं वहीं स्टे करें और एहतियात रखें, अपना भी रखें, अपने इर्द-गिर्द का भी रखें। अभी ये काम बहुत महीने चलना है, अभी ये यहाँ पे एंड नहीं होना। बेशक लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो ये पूरा साल जो है 6-7 महीने ये काम एहतियात से ही चलना है। तो आप एहतियात में रहें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और बस यही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया खटाना साहब। आपका शुक्रिया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। नाजरीन खटाना साहब को हम गाए बगाए इनवाइट करते रहेंगे, बल्कि हम टाइम लेंगे कि वीक में हमें ये एक दिन दिया करें, ताकि नाजरीन के जितने सवालात हैं उनके जवाबात दिए जा सकें, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए। इनसे हम इंशाल्लाह ताला इनको वीक में एक दफ़ा हम ज़रूर इनवाइट किया करेंगे। तो नाजरीन अपना ख्याल रखिए, अपने अजीज़ों कारब का, अपने दोस्त अहबाब का अपना ख्याल रखिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।